हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी जो है अच्छे से चल रही होगी। देखिए, मैं आज आपके लिए ये सीरीज़ लेकर आया हूँ जिसमें कि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम को लेकर जो भी जीएस एंड जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, टॉपिक बाय टॉपिक समझ सकोगे, उनको रिवाइज कर सकोगे। जैसे कि आज आपकी क्लास रहने वाली है यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम को लेकर इतिहास की, यानी हिस्ट्री की, जिसमें कि आपको हिस्ट्री के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको इस क्लास में आज देखने को मिलेंगे। तो बने रहिएगा इस क्लास के एंड तक, जिससे कि आप अपने एग्जाम में अच्छा सा स्कोर कर सको। तो चलिए देरी ना करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख सकते होंगे, दिया गया है भीतरी स्तंभ शिलालेख जो कि गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय की है, जो शासक किस से संबंधित है। मतलब कहने का यहाँ पर यह है कि भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य, ठीक है, गुप्त साम्राज्य के शासनकाल से जो है वो संबंधित है, उस समय से संबंधित है। जो किस शासक से संबंधित है, आपको शासक का नाम बताना है कि किस शासक से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्कंदन गुप्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पर। यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे, दिया गया है कालिदास के मालविकाग्निमित्रम का नायक अग्निमित्र किसका पुत्र था। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन के माध्यम से। कहने का तात्पर्य ये है कि अग्निमित्र जो है वो किसका पुत्र था। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुष्यमित्र। ठीक है, जिसका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, दिया गया है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको व्यक्ति का नाम बताना है कि किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की संख्या पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, वह व्यक्ति कौन है, उसका क्या नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कपिल ऋषि। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका जिसका भी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, दिया गया है हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में गढ़ी जगह किस के लिए जानी जाती थी। ठीक है, किस के लिए जानी जाती थी ये आपको बताना है। देखिए मैं आपको बता दूं कि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की जो बसावट थी, मतलब उसमें जो लोग बसते थे वो दो भागों में बटी हुई थी। ठीक है, दो भागों में बटी हुई थी। एक को हम गढ़ी के नाम से जानते थे, ठीक है, एक को हम गढ़ी के नाम से जानते थे, और दूसरी को हम क्या कहते थे, नगर क्षेत्र कहते थे। ठीक है, नगर क्षेत्र कहते थे। दूसरी को हम क्या कहते थे, तो नगर क्षेत्र कहते थे। ठीक है, पहली को हम क्या कहते थे, तो पहली को हम गढ़ी के नाम से जानते थे, गढ़ी कहें या हम कह सकते थे उसे दुर्ग। ठीक है, गढ़ी भी कहते थे या हम दुर्ग भी कहते थे। ठीक है, दुर्ग भी कहते थे और गढ़ी भी कहते थे। गढ़ी और दुर्ग दोनों के नाम से हम जानते थे। ठीक है, और दूसरे को हम क्या कहते थे, नगर क्षेत्र कहते थे। वहीं पर यहाँ पर आपसे पूछा गया है उसी के बारे में कि हड़प्पा सभ्यता में गढ़ी जगह जो थी, ठीक है, दो भागों में बटा हुआ था, अभी हमने आपको बताया दो भागों में बटा था, तो गढ़ी जगह थी वो किसके लिए जानी जाती थी। देखिए मैं आपको बता दूं, गढ़ी कहें या दुर्ग कहें, ठीक है, गढ़ी कहें या दुर्ग कहें, यह जो जगह है वो उच्च वर्ग के लोग बसते थे। यहाँ पर क्या होता था, वहां पर जो है उच्च वर्ग के लोग बसते थे, इसलिए इसे गढ़ी या दुर्ग के नाम से जाना जाता था। और एक दूसरा था जिसे नगर क्षेत्र कहते थे। ठीक है, नगर क्षेत्र कहते थे जहां पर जो है सामान्य वर्ग के लोग निवास करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि गढ़ी जगह किसके लिए जानी जाती थी। तो जहां पर जो है उच्च वर्ग के लोग बसते थे वह गढ़ी जगह के नाम से जानी जाती थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, दिया गया है वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल से भी रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वैदिक काल को आपने, जाहिर सी बात है कि आपने वैदिक काल को अच्छे से पढ़ रखा होगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में बताइए कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो सकता है। देखिए दिया गया है वैदिक काल में, ठीक है, वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए व्रीहि शब्द का जो है प्रयोग किया जाता था। कहने का यहाँ पर तात्पर्य ये है कि वैदिक काल में एक अनाज था जिसे हम व्रीहि के नाम से जानते थे। मतलब कहने का ये है कि वैदिक काल में एक अनाज को व्रीहि के नाम से जाना जाता था, उसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चावल को। चावल को जो है वो वैदिक काल में व्रीहि के नाम से जानते थे। ठीक है, चावल को जो है वो वैदिक काल में व्रीहि के नाम से जानते थे। अगर मैं यहाँ पर पूछूं कि जौ जो है, जौ को किस नाम से जानते थे, तो जौ को जो है वो यव के नाम से जानते थे। ठीक है, यव के नाम से जानते थे, तो यहाँ पर यव हो जाएगा। जौ को यव कहते थे। और गेहूं को क्या कहते थे, तो गेहूं को कहते थे गोधूम। ठीक है, गेहूं को क्या कहते थे, गेहूं को गोधूम के नाम से जाना जाता था। मक्का को क्या कहते थे, चलिए कमेंट में हमें बताइए कि मक्का को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित था।
कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान ऐसा था जो बुद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कपिलवस्तु। ठीक है, बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है, हर किसी को आ गया होगा, हर किसी को पता होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं आपसे पूछूं कि गौतम बुद्ध, ठीक है, गौतम बुद्ध जो थे उनका जन्म कहाँ पर हुआ था ये आपको बताना है। तो बता दूं मैं कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 बीसी में हुआ था। ठीक है, 563 बीसी यानी ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, 563 बीसी या ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था 563 ईस्वी पूर्व। ठीक है, 563 ईस्वी पूर्व या 563 बीसी भी हम कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, तो गौतम बुद्ध के जो पिता थे उनका नाम शुद्धोधन था। ठीक है, क्या नाम था उनका, उनका नाम जो है वो शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, तो शुद्धोधन था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, दिया गया है सोम ऋग्वैदिक युग के नर देवता किसके देवता थे, ये आपसे पूछा गया है। जो सोम जो है, ठीक है, वो ऋग्वैदिक युग के नर देवता किसके देवता थे, ये आपसे पूछा गया है। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पौधों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जिसका भी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन ऐसा रह गया हो जिसमें कि आपको डाउट हो, मुझे कमेंट पे जरूर बताइएगा जिससे कि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम के लिए पूछा गया है। अनहिलवाड़ किस राजवंश की राजधानी थी। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि अनहिलवाड़ जो है वो किस राजवंश की राजधानी थी, ये आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोलंकी राजवंश। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जिसका भी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। अहिलवाड़ जो है वो सोलंकी राजवंश की राजधानी थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, दिया गया है कान्याकुब्ज। ठीक है, कान्याकुब्ज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है। ठीक है, कान्याकुब्ज जो है वो किस प्राचीन जो है शहर का नाम है, ये आपसे पूछा गया है। कान्याकुब्ज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कन्नौज। ठीक है, क्योंकि कन्नौज को जो है वो प्राचीन भारत में कान्याकुब्ज नाम से जानते थे। ठीक है, कान्याकुब्ज नाम से जाना जाता था कन्नौज को प्राचीन भारत में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, दिया गया है निम्न में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को, ठीक है, महल को बनाया था। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसलिए मैं इस क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर आपको बताना है कि निम्न में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के जो महल है उसको बनाया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महागोविंद। ठीक है, महागोविंद एक ऐसे वास्तुकार थे जिन्होंने राजा बिंबिसार के महल को बनाया था। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप अगली स्लाइड पर देख सकते होंगे, दिया गया है प्राचीन समुद्री बंदरगाह, मतलब प्राचीन भारत का एक समुद्री बंदरगाह था जिससे मुजरिस, ठीक है, मुजरिस कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे, तो मुजरिस कहते थे, किस भारतीय राज्य में स्थित था, ये आपसे पूछा गया है। तो प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजरिस किस भारतीय राज्य में स्थित था। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केरल राज्य में भैया जो है स्थित था। ठीक है, केरल राज्य में स्थित था मुजरिस बंदरगाह। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे कि आप यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे, दिया गया है मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी। ठीक है, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में किसके नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा। देखिए मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, बिल्कुल सही है, जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है ये आपसे पूछा गया है। देखिए मगध को जो हम कह सकते हैं वर्तमान में बिहार। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जिसका भी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, दिया गया है हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, ठीक है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो किसकी राजधानी थी। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है, चलिए कमेंट में बताइए, ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपके जरिए से क्या हो सकता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कौशल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जिसका भी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, दिया गया है वैदिक काल से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। वैदिक काल से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ कि वैदिक काल और जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई। किस नदी के तट पर विकसित हुई वैदिक सभ्यता, ये आपसे पूछा गया है।
तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? देखिए वैदिक सभ्यता की अगर बात करें, ठीक है, वैदिक सभ्यता की अगर बात करें तो वैदिक सभ्यता जो है वो सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस क्लास में आपने कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि सॉल्व किए और कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपको उन क्वेश्चनों में डाउट है, वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूँ, उसको दूर कर सकूँ। तो चलिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आप हर एक एग्जाम के लिए जो भी जीएस एंड जीके की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं वो आपको समय पर मिलती रहें। आपको ये क्लास थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो इस क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।